वेलकम बच्चों। आज एक बार फिर अपने चैनल में आपके सामने मैं सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आया हूं। लास्ट टॉपिक मेरे थ्रू जो पढ़ाया गया था आप लोगों को न्यूक्लियस था। आज के टॉपिक में मैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम और ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली बात, इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। शुरुआत में मैं जब पढ़ा रहा था चैप्टर को, जब मैंने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, तो मैंने बोला था कि साइटोप्लाज्मिक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ऑर्गेनेल्स एंड ईच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। लेकिन अच्छा, एक चीज और, लेकिन के पहले एक चीज और जान लें कि ये सारे ऑर्गेनेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिचुएटेड ये ऑर्गेनेल्स वर्किंग में, कुछ ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा हूं मैं, नॉट ऑल, कुछ ऑर्गेनेल्स, सम ऑर्गेनेल्स आर इंटरकनेक्टेड वन टू अनदर और वर्क्स कोऑर्डिनेटली, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऑर्गेनेल्स जब मिलकर काम करेंगे तो एक साथ कई ऑर्गेनेल मिलकर काम कर रहे हैं तो एक सिस्टम गवर्न करेंगे, और ये सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसलिए इसे इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। अब इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में अब इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं, इसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। मैंने एक चीज तो बोल दी भाई, कुछ ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेटली वर्क करते हैं, लेकिन कौन से ऑर्गेनेल, कहने मात्र से चीजें तो नहीं आ जाती। कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनेल इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो आपको इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में ऑर्गेनेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो आप जो उसमें नहीं आ रहा उसको आइसोलेट कर पाओगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट फंडा, विगर्न होता है। हियर वी इज स्टैंड फॉर वैक्यूल, जी फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल फॉर लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो चार ऑर्गेनेल आपको इसमें पढ़ने हैं। मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं किसके बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब सबसे पहली बात, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क होता है, ये यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसे सबसे पहले सीन यानी रिपोर्ट किया था गार्नियर। सबसे पहले इसे देखने का जो क्रेडिट है वो गार्नियर को जाता है, जबकि इसे टर्म, ये जो आप नाम सुनते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देने का क्रेडिट के आर पोर्टर को जाता है। यानी के आर पोर्टर ने इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, जबकि इन्हें सबसे पहले देखा था गार्नियर ने। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वन एंड, एक सिरा, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा जो होता है कनेक्टेड विद, किससे कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर, अच्छा इन्वेलप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन से ही कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर इन्वेलप बोल दें या न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, ये ज्यादा बेटर होगा।
इनवेलप बोलने के कंपैरिजन में, और दूसरा सिरा अदर एंड, और इसका दूसरा सिरा कनेक्टेड विद, जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देखिएगा, इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है आपके न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन से, और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो कॉल्ड, इस रीजन की वजह से सो कॉल्ड इसीलिए इसे बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा किसने था, नाम किसने दिया था। लेकिन जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस ईआर के, आर छोटा ही लिखिए क्योंकि बार बार हम लिखते चले आ रहे हैं, ईआर के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कनेक्शन को, या कनेक्शन या कह सकते हैं, इसकी जगह पर आप कह दें ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेशन, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, इसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्टसन। मिस्टर रॉबर्टसन is responsible to explain the relationship between plasma membrane and endoplasmic reticulum। अब इतना देखने के बाद अंदर से भाई ये होता है कि भाई हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखिए ये होता कैसा है, तो जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे ये होता है प्रेजेंट, इसके बारे में देखिए। ये मैंने न्यूक्लियस के हर न्यूक्लियर पोर से इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड डक्ट्स निकाली। ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डक्ट्स निकली ना, ट्यूब्यूल्स, इनमें कुछ के ऊपर डॉटेड लगाए। बहुत सारी किताबें कहती हैं कि भाई ये एटीएस राइबोसोम है, बट एटीएस नहीं है। एटीएस की लार्ज यूनिट है, यानी एटीएस की लार्ज यूनिट होती है 60s, और ये लार्ज यूनिट ईआर के ऊपर राइबोपोरिन, फर्स्ट और सेकेंड नाम के मटेरियल के थ्रू ग्लू की तरीके से चिपकी, यानी ये राइबोपोरिन फर्स्ट और राइबोपोरिन सेकेंड एक ग्लू का काम करता है। ये लार्ज यूनिट जो है, सब यूनिट 60s को चिपका कर रखता है। तो जिन ईआर के ऊपर ये लार्ज सब यूनिट प्रेजेंट होगी उसे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिन पर कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ये कहलाते हैं SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस डायग्राम से मैंने एक तरह से देखा जाए, अभी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में तो गया नहीं, लेकिन मैंने आपको इसके दो काइंड जरूर बता दिए। जिनकी सरफेस पर राइबोसोम की लार्ज यूनिट सब यूनिट की प्रेजेंस है वो रफ ईआर, और जिन पर नहीं है वो स्मूथ ईआर। अब चाहे रफ हो या स्मूथ, बेसिकली तीन कंपोनेंटरी मटेरियल्स होते, तीन कंपोनेंट्स होते। कौन कौन से कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट होता है सिस्टर्नी, दूसरा कंपोनेंट होता है वेसाइकल्स, और तीसरा कंपोनेंट होता है
ट्यूब्यूल्स। तो ये सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल्स नाम के तीन कंपोनेंटरी मटेरियल्स, तीन कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो SER हो या RER। अब सबसे बड़ी बात, सिस्टर्नी क्या है? ये डंबल शेप की स्ट्रक्चर होती है और अनब्रांच होती है, एक दूसरे के पैरेलल सिचुएटेड होती है। डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के पैरेलल सिचुएटेड होती हैं, और बेसिकली ये उन सेल्स में प्रोमिनेंटली देखने को मिलती हैं जो जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं प्रोटीन से होता है। अब चाहे प्रोटीन के सिंथेसिस से हो या प्रोटीन के डाइजेशन से हो, स्पेशली लीवर और पेनक्रियाटिक सेल्स। जबकि अगर हम ट्यूब्यूल्स को देखें, कहां गए ट्यूब्यूल्स? ये हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती हैं। और दूसरी बड़ी बात कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, हाईली ब्रांच्ड होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। और इनका रिलेशन, ये हमेशा इनका रिलेशन एक्चुअली सिंथेसिस से है। इन ट्यूब्यूल्स का रिलेशन सिंथेसिस से है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसराइड और हार्मोन्स। यानी ये ट्यूब्यूल्स जो है कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड और हार्मोन से इनका रिलेशन, ये उसकी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा वेसाइकल्स, छोटी छोटी थैलियों की जैसी स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स वेसाइकल्स के नाम से जानी जाती हैं। और इन वेसाइकल्स का मेन फंक्शन, बेसिकली द मेन फंक्शन, या द वेसाइकल्स हैव मेनली participated in the formation of protein, means प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं कौन? वेसाइकल्स। ये उन सेल्स में ज्यादा पाई जाएंगी जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस या डाइजेशन से रिलेटेड जो सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक और लीवर सेल्स में सिस्टर्नी होंगी, डंबल शेप स्ट्रक्चर है जो अनब्रांच होती हैं, यूजुअली पैरेलल सिचुएटेड होती हैं। ट्यूब्यूल्स हाईली ब्रांच, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स और हार्मोन्स की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाली स्ट्रक्चर। यहां पर आपने दो स्पेशल टाइप के ER भी देख लिए, RER और SER। अब काइंड भी देख लिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख ली। एक चीज जो बहुत बड़ी चीज जो स्किप हो रही दिमाग से और आपने भी शायद ध्यान नहीं दिया, ये प्रेजेंस कहां होती? प्रोकैरियोट में तो होंगी ही नहीं, यूकैरियोट में भी ऑलवेज नहीं कि हमेशा हर यूकैरियोट में होंगी। जर्माइनल सेल्स और मैच्योर मैमिलियन आरबीसी, यानी ऑक्यूरेंस की बात की जाए तो इट इज नेवर रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोट्स बट नॉट ऑलवेज रिपोर्टेड इन ऑल यूकैरियोट्स। दो एक्सेप्शंस हैं, जर्माइनल सेल्स और मैच्योर मैमिलियन आरबीसी में ये देखने को नहीं मिलती। अब बात आती है इनके वर्ग की कि ये काम क्या करती है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस के ऊपर 60s सब यूनिट होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मसल्स में ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका बेसिकली जो वर्क होता है वो लिपिड सिंथेसिस का होता है। अब बात करते हैं दूसरा इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाइड करना। इसके अलावा सर्कुलेशन, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर वेरियस मटेरियल्स के सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा सुक्रेज, NADP डाइफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जैसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के सिंथेसाइजेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं ER। तो एक बार फिर आ जाए, ER का पहला वर्ग लिपिड सिंथेसिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसके बाद अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऑर्डर पर ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम को बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स नो डाउट लाइसोसोम को सिंथेसाइज करता है, बट
लाइसोसोम बनाने का जो ऑर्डर है उसको रिलीज करने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है। तो लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, synthesization of NADP reductase and sucrase, glucose 6 phosphatase like enzymes, circulation of various materials। तो ये कई काम आपको मैंने बता दिए जो इस ER के थे। तो यहां पर आपने अभी देखा कि इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या था, ER क्या था, कितने टाइप का ER होता है और ER का जो क्लासिफिकेशन जो दो काइंड डिवाइड किए गए उनका बेस क्या था, किन कंपोनेंट्री मटेरियल से मिलकर के ER का सिंथेसाइजेशन हुआ था, इसका अनदर नेम क्या था, किसने इसे देखा था, किसने इसे नाम दिया था और किसने इसके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेशन को डिस्क्राइब किया था। आई होप इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरे थ्रू जो भी लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नोट जरूर मेंटेन करते चलें पैरेलल, क्योंकि कई सारी चीज़ें मैं बोर्ड पर राइट डाउन नहीं करता हूँ, उनको वर्बली जब मैं बोलता हूँ तो आप उन्हें नोट डाउन करें ताकि आपके पास कंप्लीट नोट्स मेंटेन रहें। स्टे सेफ, stay home, goodbye।